तो कैसे हैं सारे। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। आज हम अपना जो पुराना टॉपिक है उसको आगे की तरफ लेकर चलेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर हम स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। हमने कहा था कि अपने पास दो टाइप के सॉल्ट होते हैं। एक तो होता है सरल लवण, मतलब दो टाइप के लवण होते हैं। एक तो होता है सरल लवण और दूसरा होता है योगात्मक लवण। ऐसा हमने पहले बात की थी, योगात्मक लवण। देखो, सरल लवण में हमने कहा था कि एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन पाया जाता है। और योगात्मक लवण में हमने कहा था कि दो या दो से ज्यादा सरल लवण आपस में जुड़ेंगे और नए टाइप के यौगिक का निर्माण करेंगे, नए टाइप के लवण का निर्माण करेंगे। वो अपने पास क्या होगा, योगात्मक लवण होगा। फिर हमने कहा था योगात्मक लवण दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने पास होता है द्विक लवण, दूसरा अपने पास क्या होता है, संकुल लवण। इतनी बातें हमने पहले पढ़ ली थी। संकुल लवण पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाता है। योगात्मक लवण द्विक लवण पूर्णतः अपने आयनों में नहीं, द्विक लवण पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाता है। संकुल लवण पूर्णतः अपने आयनों में नहीं टूट पाता। ऐसे हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने कहा था कि जो संकुल लवण है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। संकुल लवण को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ संकुल लवण, मतलब संकुल लवण को प्रदर्शित करने का तरीका। तो आज हम इस संकुल लवण के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, संकुल लवण, ठीक है। तो संकुल लवण को प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको एक समझते हैं एग्जाम्पल से। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे K4FeCN6 का CN6 और ये हो गया ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये होता है अपने पास एक संकुल लवण। इस संकुल लवण के माध्यम से हम क्या करेंगे, संकुल लवण को प्रदर्शित कैसे किया जाता है ये सीखेंगे, ठीक है। देखो, संकुल लवण में दो चीजें, एक तो ब्रैकेट के, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें प्रेजेंट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, इसे क्या कहते हैं हम, समन्वय मंडल कहते हैं, ठीक है। और ये समन्वय मंडल के अंदर दो चीजें होती है। एक तो अपने पास यहाँ पर मेटल आयन होता है और इसके साथ कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़े रहते हैं जिन्हें हम लिगेंड कहते हैं। ये जो मेटल आयन है ये सेंट्रल एटम होता है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। इसको सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो समन्वय मंडल होता है इसका आयनीकरण नहीं होता, ये आयोनाइज नहीं होता, मतलब पानी में डालेंगे तो Fe+2 Cn- ऐसे आयनों में ये नहीं टूटता है, ठीक है। इसके बाद में जो बाहर का भाग होता है उसे आयनीकरण मंडल कहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर यानी आयनीकरण मंडल कहते हैं। आयनीकरण मंडल कहा जाता है ये बाहर वाला जो भाग है। ये आयनीकरण मंडल धनायन भी हो सकता है और ऋणायन की जगह भी हो सकता है और इसका पूर्णतः आयनन होता है। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं शायद। इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हमारे पास होंगे, इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि अगर आप किसी संकुल को, यानी अभी जो हमने एक संकुल लिखा है, इस संकुल को पानी के अंदर डालते हो, FeCN6 को, K4FeCN6 को पानी के अंदर डालते हो तो इसमें क्या होता है, तो पानी के अंदर डालते हो तो इसका आंशिक आयनीकरण होता है। आंशिक आयनीकरण का मतलब जो आयनाइजेबल पार्ट है वो तो आयनाइज हो जाएगा, मतलब जो आयनाइजेशन स्फीयर यानी आयनीकरण मंडल है उसका तो आयनीकरण हो जाएगा, और इसका आयनीकरण नहीं होता है। ये जो अपने पास संकुल होता है, ये अपने पास जो ब्रैकेट में समन्वय मंडल लिखा हुआ है, इसका आयनीकरण नहीं होता है, केवल इसी का आयनीकरण होता है। तो जब इसको पानी में डालते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जैसे इसको पानी में डालते हो तो ये दो टाइप के आयनों में टूटेगा। कौन कौन से, एक तो अपने पास होता है K+, यानी पोटेशियम पे तो चार्ज कैसा आएगा प्लस, और जो कॉम्प्लेक्स है ये सेकंड नंबर पे है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा अपने पास FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स को एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखते हैं ब्रैकेट को साथ, और इस ब्रैकेट पे लिखते हैं माइनस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखो
कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, या फिर यूँ समझ लो कि ये अपने पास क्या है, एक एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट के अंदर एक तो कैटायन होता है, एक एनायन होता है। और आपको पता होगा जो पहले लिखा जाता है वो तो ऑलवेज क्या होता है, कैटायन होता है। जो बाद में लिखा जाता है वो हमेशा क्या होता है, एनायन होता है। तो इसका मतलब जब इसको पानी के अंदर डालोगे तो ये तो संकुल जो है वो किसके रूप में काम करेगा, ऋणायन के रूप में काम करेगा। और ये जो अपने पास पोटेशियम है वो धनायन के रूप में काम करेगा। आपको पता है पोटेशियम पहले ग्रुप में आता है, इस पे चार्ज होता है 1, और यहाँ पर पोटेशियम के टोटल नंबर कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 4 पोटेशियम आएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया अपने पास, 4+ हो गया, ठीक है। यानी 4 कैटायन हो गए। तो एनायन भी कितना होना चाहिए अपने पास, एनायन पे भी चार्ज कितना होना चाहिए, -4 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको जब पानी के अंदर डालेंगे तो ये 2 टाइप के आयन अपने पास बनेंगे, ठीक है। इस आयन की अगर बात करें तो ये जो अपने पास होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जो संकुल होता है, इसे हम कहते हैं संकुल आयन। यानी जो ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, संकुल आयन कहते हैं, ठीक है। और जो बाहर है ये अपने पास होता है सरल आयन। ये क्या होता है, सरल आयन होता है, ठीक है। संकुल के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, संकुल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। ये संकुल न्यूट्रल भी हो सकता है, कभी कभी न्यूट्रल केस भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी उप सहज संयोजक यौगिक को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसका तरीका था। कुछ और एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल की बात करता हूँ। यहाँ पर हम थोड़े से एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अरे तो चला जा, ठीक है। अब करते कुछ नए, कुछ अदर एग्जाम्पल की बात। जैसे आपके पास आएगा FeH2O का होल 5, और यहाँ पर अपने पास आ गया Cl4। बिल्कुल अभी जो हमने किया था वैसा ही एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये सरल आयन हो गया अपने पास। अब वही हम बोलेंगे कि इसको जब पानी में डालोगे तो क्या होगा, पानी में डालोगे तो ये आयनों में टूटेगा। एक तो कॉम्प्लेक्स आयन एज इट इज, कॉम्प्लेक्स आयन एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। ये अपने पास सरल आयन होगा। देखो इस बार जो सरल आयन है वो कॉम्प्लेक्स के बाद में लिखा गया है। बाद में लिखने का मतलब क्या हुआ, इस पर चार्ज कैसा आएगा, मतलब जो बाद में आता है उस पर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव। मतलब ये तो नेगेटिव चार्ज की जगह है। फिर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब Cl होता है, आपको पता होगा Cl पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है। कितने Cl है यहाँ पर, 4, तो 4 Cl के का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब पहले कॉम्प्लेक्स आता तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, FeH2O का होल 6, सॉरी 6 था यहाँ पे, H2O का होल 6, इस पे चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, और कितने होंगे, +4 आएगा, ठीक है। इस हिसाब से चार्ज भी बैलेंस हुआ और हमने इसका रिप्रेजेंटेशन भी किया। अब देखो यहाँ पे टोटल चार्ज कितने बन रहे हैं, 4 तो नेगेटिव आयन है और एक अपने पास क्या है, पॉजिटिव आयन है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हो गए यहाँ पर, 5 हो गए टोटल नंबर ऑफ चार्ज। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कहीं पे, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। मतलब 2-3 कॉम्प्लेक्स दे दिए आपको और बोल दे कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो जिसमें जितने आयन बनेंगे उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है। तो ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। 2-4 एग्जाम्पल हम और देखते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, एक एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे Fe3 Fe4 Fe3 का, सॉरी Fe, सॉरी वापस लिखता हूँ भाई मैं। यहाँ पे लिख दिया Fe2, फिर यहाँ पे सॉरी Fe4, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने FeH2O का होल 6, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। ऐसा कोई एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, रेंडमली ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है।
तो इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, इसको पानी में डालोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे पास क्या क्या बनेंगे, Fe3 के तो आपके पास कितने आयन बनेंगे, 4 आयन बनेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, FeCH2O का होल 6, H2O का होल 6, और इस पे चार्ज कितना आएगा माइनस का, इस पे चार्ज कितना आएगा माइनस का 4, और इसके कितने आयन बनेंगे तुम्हारे पास, टोटल 3 आयन बनेंगे। तो ये इस तरीके से भी आपको थोड़ा बहुत आना जरूरी है। चलो नेक्स्ट अपने पास इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स तो कैसा हो, कॉम्प्लेक्स तो कैटायन हो, कैटायन हो, और सिंपल क्या हो, सिंपल एनायन हो। तो सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहला टाइप क्या हो गया अपने पास, सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन का मतलब क्या होगा, जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था FeH2O का, H2O का होल 6, यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl4, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो तो कॉम्प्लेक्स तो कैसा है, यहाँ पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो कैसा है कैटायनिक, और सिंपल क्या अपने पास एनायन, एनायन क्या अपने पास सिंपल है। सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन अगर आपके पास लिखा हुआ मिले तो ये आप क्या बोलोगे, इसको आप इसे बोलोगे कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। फिर इसके बाद अपने पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिंपल कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल क्या अपने पास, इसका एग्जांपल भी हम पहले पढ़ चुके हैं, K4Fe, सॉरी K4Fe FeCN6, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कैटायन क्या है, कैटायन तो सिंपल है, लेकिन एनायन कैसा है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनायन है। जब सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन पाया जाता हो, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन अगर पाया जाता हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, नेक्स्ट अपने पास आता है कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, और एनायन भी कैसा हो, कॉम्प्लेक्स हो। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी जब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि जब अपने पास एनायन भी कैसा हो कॉम्प्लेक्स में हो, कैटायन भी कैसा हो कॉम्प्लेक्स में हो, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास क्या आता है, यहाँ पर एग्जांपल आता है जैसे प्लेटिनम Cl4, ठीक है, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया प्लेटिनम NH3 का होल 4। तो दो ब्रैकेट वाले मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखे हैं, तो ये भी एक स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स है, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो पहले कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने वो तो कैसा आएगा, पहले जो कॉम्प्लेक्स लिखा है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरे पे कैसा होगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स ही एनायन है, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है अपने पास, नेक्स्ट अपने पास आता है न्यूट्रल यानी उदासीन, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उदासीन उपसहसंयोजक यौगिक, न्यूट्रल यानी उदासीन हो गया। अब उदासीन कैसे होंगे, उदासीन मतलब जिन पर कोई चार्ज ना हो, जैसे
CO का होल 4 ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो इसकी बात हमने कर ली है, ठीक है। चलो, तो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के बाद अपने पास आता है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में क्या आएगा, सबसे पहले अपने पास आता है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहला टॉपिक अपने पास आता है सेंट्रल मेटल एटम। क्या था सबसे पहला? सेंट्रल मेटल एटम। तो भाई साहब बताओ सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, किसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम? तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका जो सेंट्रल एटम होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंट्रल एटम ही क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख रहे थे तो उसमें जो सबसे पहला यहाँ पर जो हमने एलिमेंट लिखा था, सबसे पहला जो एलिमेंट लिखा था वही क्या था अपने पास, सेंट्रल मेटल एटम। इसको हिंदी में केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु की अगर बात करें तो जनरली इस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल को छोड़ के हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। और ये लुईस एसिड के जैसा बिहेवियर शो करता है। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के जैसा काम करता है जनरली हम इसको क्या कह सकते हैं, लुईस एसिड कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात की। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, द सेंट्रल एटम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनका जो केंद्रीय परमाणु होता है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं कुछ एटम, कुछ परमाणु या ग्रुप ऑफ एटम इसके साथ, यानी परमाणुओं का समूह है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। चलो अच्छी बात। अब अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी, यानी केंद्रीय संयोजकता बंध सिद्धांत होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, ठीक है। उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड्स होते हैं उनके बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। उनके बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन यानी उप सह संयोजक बंध पाया जाता है। मैंने अभी क्या कहा था, केंद्रीय धातु परमाणु से कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़े रहते हैं बाय द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और इन एटम और ग्रुप ऑफ एटम को हम कहते हैं लिगेंड, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। और ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़े रहते हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, उप सह संयोजक बंध से जुड़े रहते हैं, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ये क्या होते हैं, यहाँ पर जुड़े रहते हैं। मेरे हिसाब से चीजें समझ में आ रही होगी आपको। अब केंद्रीय धातु परमाणु की हम बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन से मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम के रूप में काम कर सकते हैं। अपने पास बहुत सारे मेटल एटम है पीरियोडिक टेबल में, बहुत सारे पी ब्लॉक में भी है, एस ब्लॉक में भी है, डी ब्लॉक में भी है, एफ ब्लॉक में भी है, ऐसे बहुत सारे अपने पास मतलब मेटल एटम है। तो कौन से मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में काम कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अपने पास एलिजिबिलिटी में फर्स्ट आता है कि स्मॉल साइज, मेटल की साइज कैसी होनी चाहिए, स्मॉल साइज होनी चाहिए, स्मॉल साइज होनी चाहिए मेटल्स की, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर मेटल की स्मॉल साइज है तो उनका जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है, मेटल की बात करूं मैं, है ना, जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल साइज प्लस मोर जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ पा रहे हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, साइज छोटी होनी चाहिए, प्रभावी नाभिक के आवेश ज्यादा होना चाहिए, इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने जरूरी है, यानी खाली कक्षक, खाली ऑर्बिटल होने जरूरी है। तो कोई भी अपने पास
मेटल एटम अगर उसको सेंट्रल मेटल एटम की उपाधि चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम उसको बनना है, तो भाई साहब इस एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरना होगा। उसकी साइज स्मॉल होनी चाहिए, उसका जो जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई साहब इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने रख दिया, तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कौन से मेटल फुलफिल करते हैं, यानी इस इन चीजों को कौन से एटम फुलफिल करते हैं, ये बात हम देखें। तो अगर हम देखें तो जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। उनकी साइज भी कैसी होती है, स्मॉल होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। उनके अंदर जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी ज्यादा होती है, उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है, और बड़ी बात उनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, डी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर। तो मतलब जनरली क्या होता है, बहुत ही अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं वो कौन से मेटल एटम होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करने वाले मेटल एटम जनरली डी ब्लॉक से होते हैं। डी ब्लॉक से होते हैं, ज्यादातर डी ब्लॉक से ही होते हैं। कुछ ऐसे भी है जो पी ब्लॉक के भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं कभी कभी। कुछ ऐसे भी हैं जो एस ब्लॉक से भी आते हैं, बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना, लगभग ना के बराबर हम बोल सकते हैं उनको। तो ये क्या आ गया अपने पास, ये अपने पास सेंट्रल मेटल एटम कंप्लीट हुआ। चलो अब अगला अपने पास टॉपिक क्या आता है, अगला अपने पास टॉपिक आता है लिगेंड्स। क्या आता है, लिगेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास आता है लिगेंड्स। लिगेंड क्या होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिगेंड्स। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे मेटल एटम, सॉरी ऐसे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, ऐसे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े रहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और वीबीटी थ्योरी क्या कहती है, देखो वीबीटी थ्योरी क्या कहती है, मैं बार बार मैं वीबीटी नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अलग अलग थ्योरीज के अकॉर्डिंग लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच जो बॉन्ड होता है वो अलग अलग होता है। जैसे वीबीटी कहती है कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उपसह संयोजक बंध होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। और सीएफटी थ्योरी कहती है कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, यानी आयनिक बंध होता है। ठीक है, तो मैं यूं बोल दूं कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है। वीबीटी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, सीएफटी के अकॉर्डिंग वो कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो लिगेंड की डेफिनेशन क्या बनी यहाँ से, लिगेंड की डेफिनेशन जनरली तो ये बन गई कि ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े रहते हैं बाय द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हम ऐसा बोल सकते हैं बाय द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड जनरली क्या काम करते हैं, लिगेंड हम ऐसा मान के चलते हैं, लिगेंड क्या काम करते हैं, लिगेंड के पास होता है लोन पेयर। लिगेंड के पास मिनिमम क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, और वो अपने लोन पेयर को डोनेट करता है किसके अंदर, सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में। यानी सेंट्रल मेटल एटम का जो खाली ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल में लिगेंड क्या करेगा, अपना लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर डोनेट करता है तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उससे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये लिथियम नहीं है भाई, ये लिगेंड है ना,
लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये लुईस बेस के जैसा बिहेवियर शो करता है। और एक और चीज, कोई लिगेंड जितने बॉन्ड को डोनेट करता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, कोई लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, या कोई लिगेंड जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वो उसकी होती है डेंटिसिटी। क्या होती है? डेंटिसिटी। ये क्या होती है? उसकी डेंटिसिटी होती है। लिगेंड द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किए गए, किसी एक लिगेंड द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किए गए बॉन्ड, डोनेट किए गए लोन पेयर को, डोनेट किए गए लोन पेयर को हम क्या कहते हैं? उसकी डेंटिसिटी कहते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा ये चीज, ठीक है। या फिर किसी एक लिगेंड के द्वारा बनाए गए टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को भी उसकी क्या कहते हैं? डेंटिसिटी कहते हैं। जो लिगेंड एक सिंगल लोन पेयर को डोनेट करता है तो उसे हम मोनोडेंटेड लिगेंड कहेंगे। उससे हम क्या कहेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, मतलब दो बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो उससे हम क्या कहेंगे? बाइडेंटेड लिगेंड। अगर 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो उसे ट्राइडेंटेड लिगेंड कहेंगे, ठीक है। अगर 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो उसे टेट्राडेंटेड लिगेंड कहेंगे। अगर 5 बॉन्ड बनाता है तो पेंटाडेंटेड, 6 बॉन्ड बनाता है तो हेक्साडेंटेड, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो अपने को क्या पता चला? कि अपने को पता चला कि जो लिगेंड होता है वो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जनरली क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बेसिस पर ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ठीक है। अब इसके बाद की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। यहां से चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे बताना, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो का विचार करूंगा। अभी आपके कंटिन्यू वीडियो आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अब कंटिन्यू वीडियो आपके आते जाएंगे, क्योंकि हम राजस्थानी लोग हैं। तो राजस्थानी लोग इस जो सेशन अभी जो पिछला महीना जो निकला है उसमें क्या थे? कहाँ पे बिजी थे? खेतों में बिजी थे। और वो भी क्या कर रहे थे? लावणी, ठीक है ना। तो हम सारे लावणी में बिजी थे, इसलिए क्लास नहीं ले पाए, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। आप बस ये देखिए, ये बताएं मुझे कि चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, वो सारी चीजें आप मुझे बता दोगे कमेंट सेक्शन में। और अगर चीजें समझ में आ रही तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को भी आप मतलब प्रमोट करें, कुछ भी करें, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे हम क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, बहुत जल्दी, ठीक है। चलो, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं।